अरे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो मेरे अर्जुनास? कैसे हो सब लोग? बढ़िया, शानदार। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई सबकी? शानदार। अब ये चैप्टर भी एंड होने को आ रहा है। अब ये चैप्टर भी एंड होने को आ रहा है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में ब्रेक आने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री में ब्रेक होगा और इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा। इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगी और इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। उसके बाद फिर फिजिकल आएगा, बट हाँ, हमारे और तुम्हारे बीच में 1-2 महीने की गैप्स आएंगे और उसको भाई भूलना नहीं है। उस टाइम पे बस याद रखना है क्या सर, बेसिक्स को रिवाइज करते रहिए और उसके हिसाब से करते रहेंगे। हमारी लास्ट क्लास सैटरडे को होगी और सैटरडे के बाद फिर हम लोग 1-2 महीने बाद, 1 महीने या 1.5 महीने बाद मिलेंगे, जब केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी फिनिश हो जाएगा तब मिलेंगे। तब हम लोग नए चैप्टर्स के साथ मिलेंगे। ओके, चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो अब सर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स। अब लास्ट चैप्टर के एंड पे आ रहे हैं तो ऑब्वियस है सैटरडे तक अपना चैप्टर एंड भी हो जाएगा और ये सब चीजें खत्म करते हैं। लेकिन हाँ, जो चीजें दिखती है ना कि भाई एक दिन में खत्म होंगे, एक दिन में नहीं होती। ऑब्वियस है, आपको ही पता है। मुझसे कोई बोल रहा था सर, मैं ना मतलब कुछ मैसेज आए थे मेरे पास इंस्टाग्राम में, तो मैं ऐसे बोल रहा था कि सर मैं गलती से 2-3 क्लास मिस कर गया, उसके बाद मैं आया, चैप्टर नहीं समझ में आ रहा। बेटा एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, अगर आप कोई भी लाइफ में कभी कोई सीरियल देखते हो या कभी कोई सीरीज देखते हो, मान लो किसी ने ऐसे तुम्हारी एज नहीं हुई है मिर्जापुर देखने की, लेकिन कोई भी सीरीज देखते हो, किसी भी टाइप की सीरीज देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, अगर उसके 2-3 एपिसोड मिस कर दो, तुम सोचो ना, एक कहानी 2-3 एपिसोड आप उसके मिस कर दो और उसके चौथे एपिसोड में आओगे, तुम्हें कुछ समझ में आएगा क्या? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शायद सबको पता है, रियलिटी पता है। तो सिमिलरली सोचो, ये तो साइंस है, यहाँ एक दूसरे से सब चीजें कनेक्टेड हैं। यहाँ सब कुछ ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप बोर्स मॉडल जानते हो तभी आप आगे आके पढ़ सकते हो कि डी ब्रॉगली क्या था, हाइजनबर्ग क्या था। तो वही वाली चीजें। हाँ, एक बोल रहा है सर मैंने तो देख लिया है मिर्जापुर। भाई देख लिया है अच्छी बात है, लेकिन मिर्जापुर देखने की एज नहीं हुई है। ऐसे मत बोल देना, गवर्नमेंट की नजर में एज नहीं हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ओके, तो भाई टेंशन मत लो, चीजें को सही करने की कोशिश करेंगे। अभी आज चैप्टर एंड करेंगे आज और कल में, और वहां पे देखेंगे। हाँ, सैटरडे को हम लोग क्लास करेंगे। सैटरडे को हमारी लास्ट क्लास होगी, सैटरडे की इवनिंग में। और वहां पे सोचो ना, कोई भी बंदा कोई भी वेब सीरीज देखते हो, ठीक है? हाँ, स्पैमर्स, स्पैमर्स का भी स्वागत है। स्पैमर्स भी अपने पास आ चुके, ठीक है? तो होमवर्क अपने पास हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने होमवर्क की बात की थी और हमने बोला था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे भैया। हमारा कल क्वांटम नंबर्स हो गया था, हमने एड्रेस की बातें कर ली थी कि एड्रेस कैसा होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। यही सब बातें हमने कर ली थी। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? तो आज हम लोगों के पास क्या चीजें हैं, हम लोगों के साथ चीजें क्या क्या आने वाली है। तो एक तो कौन बनेगा डॉक्टर आज करेंगे, लेकिन हाँ, वो उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है। मैं नाम थोड़ा सा इसलिए हटाया अभी, कौन बनेगा डॉक्टर, रीजन कि भाई कुछ ज्यादा उसको लोड में ले लेते हैं। लेकिन हाँ, करेंगे, क्वेश्चंस आज भी करेंगे, बट हाँ, देखेंगे किसके कितने बेस्ट आते हैं। ओके, चलो पहले मुझे बताओ, कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू किया था। मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने बोला था, आपको कुछ होमवर्क दिए थे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। सब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है क्या? जहां तक मैं देख रहा हूं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैं लास्ट क्लास के नोट्स, मैंने जहां तक याद है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने कुछ एटॉमिक नंबर्स दिए थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एटॉमिक नंबर्स दिए थे। पहले मैं उसको चेक कर लेता हूं, एक बार मैं देख लेता हूं। 1 मिनट बेटा, बस 1 मिनट। मेरी कल की क्लास का नोट्स, कल की क्लास के नोट्स के लास्ट में देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, कौन कौन सा एटॉमिक नंबर था मैं एक बार बस चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने लिखा था 37, फिर लिखा था 42, फिर लिखता था 51, फिर लिखा था 14, फिर लिखा था 23, फिर लिखा था 27। 14 वाला तो आपने कल ही कर लिया है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3s क्या हो जाएगा 2, और 3p क्या हो जाएगा 2। हम लोगों ने अबव प्रिंसिपल फॉलो किया था, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर हम लोगों ने ऐसे फिलिंग करी थी कल, 3s, फिर 3p, फिर 3d, और ऐसे करके हम चलते चले गए थे। 4s पे गए थे, फिर 4p पे गए थे, फिर 4d पे गए थे, फिर 4f पे आए थे। और यहाँ देखना, 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा, 5f होगा,
5F होगा, यहाँ पे 6S होगा, 6P होगा, 6D होगा, ऐसे कर करके 7S होगा, 7P होगा, 7 अपने पास 8S, ऐसे बस बना लेता हूँ। आपको अब्बो ने क्या बोला था, पहले इसको फिल करना, फिर 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 इसी को फिल करना, इसके बाद इधर आना, इसके बाद इधर आना, इसके बाद इधर आना, ऐसे करके फिल करना सिखाया गया था। यही था ना, यही था ना। अब याद करो, सब लोगों ने अगर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पे चेक करता हूं, देख लेना अपने पास, कल का होमवर्क याद दिला रहा हूं, 3p6 4:2, और ये क्या हो जाएगा 3d3। यहां पे देखोगे तो 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4 क्या हो जाएगा 2, और 3d कितना हो जाएगा 7। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। फटाफट चेक कर लो अपने 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 होमवर्क में, ये चेक कर लो। 37 की बात करूंगा तो मैं वैसे फिल करना शुरू करूंगा, 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d10। सर यहां तक 30 हो गया। 3d के बाद क्या आता है 4p आता है, 4p6 4p के बाद क्या आता है 5s1 आता है, तो 37 का ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बड़ा सा ऐसा लिखता चला जाऊं, अगर मैं ऐसा लिखता चला जाऊं, अगर मैं ऐसा लिखता चला जाऊं 4:2 3d10 4p6 5s2 5s2 कितना हो गया सर 10 20 30 38 तक यहां आए, फिर क्या आएगा सर 4d क्या आ जाएगा, 4d क्या आ जाएगा, 5s के बाद क्या आ जाएगा 4d में 4 आ जाएगा। यहां पे देखना 42 में कितना हो गया 10 20 30 और 38 और 4 34। यहाँ पे 38 और 4, हाँ यहाँ पे एक्सेप्शंस आएंगे, वो चीजें भी देखेंगे। लिखना अपने पास 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d10 4p6 5s2, ये 38 हो गया, यहां तक 38 हो गया। और अगर मैं 4d में 10 कर देता हूं तो ये 48 हो गया। 4d के बाद क्या आ जाएगा 5p में, और 5p क्या हो जाएगा 3। आप ये 6 देख लो अपने पास, ये 3 और ये 3 अपना अपना आंसर मैच कर लो, अपना अपना आंसर मैच करके देख लो भाई, अपना अपना आंसर मैच करके देख लो कितने सही कितने गलत, कितने सही कितने गलत। एक अपने पास एक्सेप्शन है, अभी आज क्लास में डिस्कस करेंगे इस वाले को। ये आप पहले देख लो, आपका ये आ रहा है, ये सारा आ रहा है। आपने ये 6 हमने कल होमवर्क में लिया था, ऑब्बव प्रिंसिपल को यूज करके हमने निकाल लिया था। ये 6 के 6 कर लिया है। जिन लोगों ने भाई कल की क्लास अटेंड करी है और जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, इस वेब सीरीज को फॉलो कर रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक, वो देख लो अपने पास, ये 6 के 6 कर सकते हैं। इसमें एक जगह एक्सेप्शंस आएंगे, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये देख लो, ये 6 के 6 आप लिख सकते हो। अब लोगों को दिक्कत क्या है कि सर इतना बड़ा, एक बात बताओ, किसी ने लिख दिया 108 तक बनाते रहो, एग्जाम हॉल में गलती से ये जो सांप ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, अगर ये गलती से थोड़ा सा भी मिस कर जाए तो फिर तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो हमारे पास शॉर्टकट आ जाता है, शॉर्टकट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। और शॉर्टकट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला जाता है, ध्यान से देखना। शॉर्टकट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोली जाती है कि सर इतनी मेहनत नहीं करेंगे, आपको 51 तो छोड़ दो, आपको 120 तक का एलिमेंट लिखना होना, बस एग्जाम हॉल में विद इन सेकंड लिख सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, अब्बव के लिए उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं। आप शॉर्टकट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई साहब सीख लो, शॉर्टकट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लो, शॉर्टकट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आज के बाद जिंदगी में सबको ये मत बताना भाई, नहीं तो पता चला नीट में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। लेकिन हाँ, अपने लिए पता होना चाहिए। आज ये मतलब होता है ना, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट बताने वाला हूं। हाँ बेटा, एक्सेप्शंस पे आऊंगा, टेंशन मत लो, एक्सेप्शंस पे आऊंगा, टेंशन मत लो। जिनका भैया बैकलॉग है प्लीज भाई, अब चैप्टर एंड पे आ चुका है, कहानी का फिनाले मतलब वेब सीरीज का फिनाले आने वाला है भाई। अब तुम यार इस टाइम पे मत आ जाओ इस क्लास में जुड़ने, ठीक है। बाकी स्पैमर तो अपना चल ही रहा है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं अपने पास क्या होगा कि शॉर्टकट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है। तो सिंपल सा यहां देखना क्या होगा। यहां पे आपको बस एक सिंपल सा शॉर्टकट याद रखना है। शॉर्टकट मतलब S P D एंड F, S P D एंड F। S सबसेल हमने कल पढ़ा था, S सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2। P सबसेल हमने पढ़ा था, P सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6। और हमने D सबसेल में पढ़ा था, D सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 कह रहा हूं 10।
और एफ सब सेल में हमने पढ़ा था हमारी लाइफ में जी सब सेल आएगा ही नहीं, हमारे पीरियोडिक टेबल में जी सब सेल आएगा ही नहीं, ये हमने पढ़ लिया। अब शॉर्टकट सुनना, शॉर्टकट क्या है? कभी भी किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोला जाए तो एक सिंपल ट्रिक याद रखना, देखना क्या लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं। अच्छा चलो एक बात बताओ, एस सबसेल कहां से स्टार्ट होगा? एस सबसेल कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट फ्रॉम, ये कहां से स्टार्ट होगा? फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट होगा। ये कहां से स्टार्ट होगा? फर्स्ट ऑर्बिट से। पी कहां से स्टार्ट होता है? सेकंड ऑर्बिट से, याद करो कल ही हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं। डी कहां से स्टार्ट होता है? थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। और एफ कहां से स्टार्ट होता है? फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। मतलब सर एस की नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी, पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट होगी, डी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 2 3 से। एफ की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 4 से। तो भैया शॉर्टकट सीख लें और शॉर्टकट देखना क्या कहता है। शॉर्टकट क्या कहता है? जिंदगी में 120 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन सेकंड लिखोगे, बस एग्जाम हॉल में बस ये कहानी लिख लेना। क्या है कहानी? तो क्या है कहानी देखना अपने पास। सो गया सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया। जो लिखोगे 2 बार लिखोगे, सो गया सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया। सर दूध पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया। अब आपकी मर्जी है, कोई दूध पीना चाहे, कोई दारू पीना चाहे, कोई अपने पास ड्रग्स पीना चाहे, आर्यन खान वाला ड्रग्स पी ले, कब अलग अलग तरीके से देखना। शॉर्टकट, सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, या ड्रग्स पीकर सो गया, दवाई पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया। जो है, मैं टीचर हूं, मैं दूध पी के बात कर रहा हूं कि तुम भाई तुम्हारी एज कम है, दूध पीकर सो, ठीक है। फिर दूध पीकर सो गया, ऐसा बंदा होगा नहीं, ऑब्वियस है, तुम्हें ही पता ही है। फिर दूध पीकर सो गया। आप अगर ये शॉर्टकट लिख रहे हो, ऐसे मैंने एक लाइन में लिख सकता हूं, अभी पहली बार समझा रहा हूं इसलिए गैप दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। दवाई क्या है? सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, दवाई पीकर सो गया, दवाई पीकर सो गया, फिर दवाई पीकर सो गया, फिर दवाई पीकर सो गया, ठीक है ना। तो अपने पास करना क्या है शॉर्टकट में। अब इतना लंबा चौड़ा आज पहली बार करा रहा हूं इसलिए इससे लिख रहा हूं, अदरवाइज एक एक लाइन में लिख के खत्म कर सकते हो। ये देखना, एस ये इस तरह से क्यों आपने गैप क्यों छोड़ा, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। एस की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। तो एस की नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर देना? 1 से। एस की नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर देना? 1 से। ये ऐसा ट्रिक है ना भाई साहब, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ये ऐसा ट्रिक है जो आपको बस नंबरिंग सही से कर लेना, आपको कभी धोखा नहीं देगा। पी कहां से स्टार्ट होता है? पी कहां से स्टार्ट होता है? सेकंड ऑर्बिट से। तो पी की ऑर्बिट नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? सर सेकंड से स्टार्ट करेंगे, सेकंड से स्टार्ट करेंगे। डी कहां से स्टार्ट होता है? डी कहां से स्टार्ट होता है? थर्ड से। सर डी की नंबरिंग कहां से करेंगे? डी की नंबरिंग कहां से करेंगे? थर्ड से। एफ कहां से स्टार्ट होता है? फोर्थ से। और ये कहां से होगा? सर आप ये शॉर्टकट अगर आप 1-2 बार लिख लोगे ना, आपको लिख के देता हूं, आप विद इन सेकंड कर लोगे, ठीक है ना। ध्यान सुनना, सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया। एक्सेप्ट आप आर्यन खान ना हो तो आप ड्रग्स भी पी के सो सकते हैं, अगर आप आर्यन खान वाली कैटेगरी में आते हैं तो। अदरवाइज बेटा अगर बहुत ही शांतिक विचार वाले लोग हैं तो आप दूध पीकर भी सो सकते हैं। अपने अपने श्रद्धा भावना के हिसाब से कर लेना, अपने अपने श्रद्धा भावना के हिसाब से आप समझ लेना, ठीक है ना। देख लो कहां से सर एस कहां से स्टार्ट होता था? फर्स्ट ऑर्बिट से। पी कहां से स्टार्ट होता था? सेकंड से। डी थर्ड से, फोर्थ से। क्यों? क्योंकि सबके लिए एल की वैल्यूज डिसाइडेड थी। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। आज लिखने का तरीका, मान लो तुमसे किसी ने बोल दिया कि सर एटॉमिक नंबर 78 है, मान लो ऐसा दे दिया गया कि सर एटॉमिक नंबर क्या दे दे आपको? सर एटॉमिक नंबर 78 दे दे। अब सर आप सिंपल सा एग्जाम हॉल में ट्रिक क्या है, फटाफट अब एग्जाम हॉल में एक लाइन में लिख लेना, ये सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, दवाई पीकर सो गया, दवाई पीकर सो गया, फिर दवाई पीकर सो गया, फिर दवाई पीकर सो गया। अब बस फिलिंग करना है। सर पहले किस में जाता है इलेक्ट्रॉन? 1s में, फिर किस में जाता है? 2s में, फिर किस में जाता है? 2p में, फिर किस में जाता है? 3s में, फिर किस में जाता है? 3p में। सर देख लो, आपको अब आगे की चीजें आपको पता है। 4s में मैक्सिमम कितना? 2। सर 3d में कितना? 10। सर 4p में कितना? 6। 5s में कितना? 2। 4d में कितना? 10। सर 5p में कितना? 6। और 6s में कितना? 2। अब थोड़ा ज्यादा हो गए तो काउंट कर लो, 2 4 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 30 38 48 50 56। सर 56 यहाँ पे 4f में 14 करूंगा, 70 आ जाएगा। और 70 के बाद 5d में कितना कर दूंगा? 5d में 8 कर दूंगा। देख लो सर एटॉमिक नंबर 78 का कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से लिख सकते हो, 78 का कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हो। बस
किसी का भी बोला जाए, आप 120 तक 120 तक के एटॉमिक नंबर्स को आराम से लिख सकते हो, 120 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आराम से लिख सकते हो। भाई अपने अपने ट्रिक्स हैं, किसी के और ट्रिक्स हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना, जैसे आपको लगता हो जहां से कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा डाउट है, दारू की ड्रग्स या कैसे क्या याद करें? दोनों में से कुछ भी याद कर ली, श्रद्धा भावना के हिसाब से, अगर आपका ये डाउट है तो 1s 2s 2p3। स्पैमर भी आते हैं यार, सोच के आते हैं। अगर लाइफ सोचता हूँ उनकी, सोचो तुम लोगों से पढ़ा नहीं जा रहा, वो सोचो दूसरों की पढ़ाई में उंगली करने के लिए आ रहा है, सोचो उसका डेडिकेशन लेवल। एक तुम लोगों, तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा, सोचो इसके अंदर भी डाउट पूछ रहा है कि सर से मैं डाउट पूछूंगा ही है, मैंने 4,500 रुपये दिया, ऐसे कैसे, डाउट तो पूछूंगा ही मैंने, ठीक है ना। तो देख लेना भाई क्या है, ठीक है, ये अपने पास चीजें हैं। एटॉमिक नंबर 78। हाँ मतलब नॉर्मल लोगों के घर पे बच्चा जब होता है तो उसको बोलते हैं कि हाँ बेटा हुआ है, बेटी हुई है। जब स्पैमर पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने भी एक बार मुस्कुराते हुए बोला था कि अरे वाह शर्मा जी, देखिए आपके यहाँ तो स्पैमर पैदा हुआ है, ठीक है। स्पैमर्स का बर्थडे नहीं आता, क्यों बताओ? चलो, स्पैमर्स का बर्थडे क्यों नहीं आता? क्योंकि जन्म साधारण लोगों का होता है, स्पैमर्स का तो अवतार होता है, स्पैमर्स का जन्मदिन नहीं आता, ठीक है ना। स्पैमर्स का बर्थडे आता ही नहीं, ठीक है, स्पैमर्स का बर्थडे नहीं आता, स्पैमर्स का जन्मदिन नहीं आता। इसका रीजन क्या है भाई? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उससे ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है कि स्पैमर्स का बर्थडे नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता है। और वो अवतार कैसे होता है, उस अवतार के पीछे भी कहानी है, कभी सुनाऊंगा आराम से। उस अवतार में कैसे कहानी, हाँ वो अवतार लेते हैं भाई। जन्म तो हम छोटे मोटे लोगों का होता है, तुम्हारा होता है, तुम्हारा बर्थडे होता है, उनका बर्थडे नहीं होता। वो किसी एक दिन कन्वर्ट हो जाते हैं, एकाएक उनको बुद्धि आती है कि आई एम अ स्पैमर। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, और भी चीज बताऊं, देखो 2 चीजें मैंने बता दी, स्पैमर्स का बर्थडे नहीं आता, दूसरा स्पैमर्स के पैदा होने पे क्या बोला जाता है, तीसरा तुम्हें पता है सर स्पैमर बनने के लिए, ठीक है, स्पैमर बनने के लिए कोई डिग्री भी नहीं चाहिए होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर बनने के लिए नीट क्लियर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। स्पैमर बनने के लिए कुछ भी क्लियर नहीं करना है, बस इंटरनेट का डेटा चाहिए, 2-4 हजार रुपये चाहिए ताकि आप किसी बैच में घुस पाए और कर पाए, ठीक है। चलो चल भाई, तो स्पैमर भाई को छोड़, तू अपना काम कर। अगर तुझसे किसी ने बोल दिया कि एटॉमिक नंबर सर, नहीं सर एटॉमिक नंबर सर 118 या 115 ले लेते हैं सर, 115 एटॉमिक नंबर दे दिया गया। 115 एटॉमिक नंबर बेटा लिख के देख, तेरे पास शॉर्टकट लिखा हुआ है, तू फटाफट लिख के देख, 115 तक लिख के देख, टाइम देता हूं, 115 तक लिख के देख भाई, ठीक है, 115 तक लिख के देख भाई क्या होता है। 115 तक का लिख के देख, तेरे सामने प्रूफ है, तू जब चाहेगा जहां तक चाहेगा 115 तक इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो, देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 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 कह रहा हूं 3d6 3d10 4p क्या हो गया 6 5s2। आप इसको बस ये साइड में लिख लो एग्जाम हॉल में और उसको बस फिल करते रहो 4d10 5p6 6s2। अब आप साइड साइड में काउंट भी करते चलोगे, आपको पता चल जाएगा। मुझे प्रैक्टिस कर रखी है तो मुझे पता है यहां तक 80 होता है, यहां पे आएंगे 6p6 7s2 88 हो गया 5f क्या हो गया 14 102 हो गया, 102 के बाद तो ये क्या हो गया 6d10 हो गया 112 हो गया और 7p में क्या लिख दूंगा 3 7p3। ये देख लो 115 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धड़ल्ले से लिख सकते हो, 115 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धड़ल्ले से लिख सकते हो। 120 से ऊपर क्यों नहीं होगा? 120 से ऊपर भाई तेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखवा दिया, तेरे पीरियोडिक टेबल में बस यहीं तक औकात है। अपने पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है, पीरियोडिक टेबल देखते हो ना 9-10 से, उसकी औकात इतनी तक ही है, उसके आगे जा नहीं सकते, उसके आगे जा नहीं सकते भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही तक, अपना जो अभी का पीरियोडिक टेबल है 120 एलिमेंट का, 120 में से 118 एलिमेंट तक ही पीरियोडिक टेबल में आ सकते हैं, 120 में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना अपने पास, एटॉमिक नंबर 115, एटॉमिक नंबर 78, ये सारे एटॉमिक नंबर्स का ध्यान रखिए, निकालते रहिए। किसी का भी बोला जाए, किसी का भी बोला जाए, आप बता सकते हो। लास्ट में कितना आएगा 7p3 आएगा, कैलकुलेट करके देख भाई 7p3 आ जाएगा, 7p3 आ जाएगा। 118 तक का निकाल सकते हो,
भाई 5G तो छोड़ दो, 5G तक पहुंच ही नहीं जाएंगे, पहुंच ही नहीं। पावर कहां से आता है? ये पावर नहीं है भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, 6P के अंदर ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन। एक बात बता, चल एक बात बता, कोई क्वेश्चन दे दे, एटॉमिक नंबर 115 का लास्ट और लास्ट इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर 115 का लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ। अबे जी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे ना भाई, जी तक पहुंच नहीं पाएंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर बताओ, उसका क्वांटम नंबर क्या होगा? 7p3 है। 7p3 में क्या क्या क्वांटम नंबर पॉसिबल है? 7p3 में क्या क्या क्वांटम नंबर पॉसिबल है बताओगे? ऑर्बिट कौन सा है? n7। l की वैल्यू क्या हो गई? p सबसेल है। और m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? यही होगा। स्पिन की वैल्यू क्या पॉसिबल है? सर पता नहीं है, प्लस हाफ या माइनस हाफ। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो भाई। तुमसे क्वेश्चन कोई पूछ दे, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सर, आपसे कोई पूछ दे राइट, आपसे पूछ दे राइट ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, ऐसे कोई पूछ दे। पोटेशियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर लिख के दिखाइए। दिखा सकते हो? लिख के दिखा सकते हो? लिख के दिखाओ, क्या होगा? लिख के दिखाओ, क्या होगा? किस तरह होगा? किस तरह से होगा? अरे सर क्या करेंगे? पोटेशियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? K का कितना होता है? 19। भैया यहां तक हमने कल ही कर लिया था। 2s2 2p6, 3s2 3p6 और 4s क्या होगा? 1 होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा आएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन वो होगा ना सर, 10 और 18 एक 19, 19वां इलेक्ट्रॉन वही होगा। सर क्या होगा उसका? n की वैल्यू क्या होगी? 4। l की वैल्यू क्या होगी? 0। m की वैल्यू क्या होगी? 0। s की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस हाफ में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर फिक्स नहीं है। प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है, ये देख लो। 400 प्लस माइनस हाफ 1/2 भी कर सकते हैं, क्योंकि सर पता नहीं है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखो एक बात बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन है 4s में, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका पता नहीं है ना सर। वो हो सकता है ऊपर भी हो, नीचे भी हो, कोई पता थोड़ी ना। निकालते रहे भाई, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस कर ले। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वांटम नंबर सबका निकाल लो अपने हिसाब। अब ये भाई कल हमने सब कुछ फिनिश किया हुआ है। अब भैया जिनको ये नहीं पता कि 4s1 को कैसे सर लिख रहे हैं, ये 4s1 कैसे आ रहा है, ये देख ले भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया हुआ है, हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 120 तक का कभी भी बोला जाए निकालते जाओ, और बेटा निकालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अब देखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का L की वैल्यू 0, क्योंकि S सबसेल होता है। L की वैल्यू कल ही होता है, L की वैल्यू कल ही पड़ी है, L की वैल्यू कल ही पड़ी है कि L की वैल्यू किसके लिए 0 होती है? S सबसेल के लिए 0 होती है, ठीक है ना। तो L की वैल्यू 0 अपने पास करते रहो, ओके। तो देख ले भाई, अभी देखना, चलो भाई चलो, अब देखना L की वैल्यू 0, यहां तक हम लोग कर चुके थे। अब किसी ने बोला कि सर अब्बो ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, यही काम बोला था ना। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक आपको फिल करना है। कैसे डिसाइड हुआ था? तो एक रूल था, n+l का रूल। एक रूल था, कौन सा? n+l का रूल था, n+l का रूल था जो डिसाइड करता था। n+l अगर किसी की हाई है, अगर n+l किसी का हाई है, अगर n प्लस वैल्यू किसी की हाई है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? उसकी एनर्जी भी क्या होगी? हाई होगी। अगर n+l की वैल्यू इक्वल है, अगर n+l की वैल्यू इक्वल है, तो अगर n की वैल्यू हाई है तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हाई है तो एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ये चीजें हमने बात कर रखी थी। तो ये हमारे पास सारा हमने कल तक किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट हमारे पास आ गया। अब आते हैं एक्सेप्शंस कैसे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस कैसे आते हैं ये देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शंस कैसे आते हैं ये देखने वाले हैं, और वो देखोगे, ये देखोगे कैसा होगा, तो उसको हम लोग बोलने वाले हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, जो पढ़ने वाले लोग हैं। हमने ऑब्बो प्रिंसिपल कर लिया है। अब हमारे पास जो नया रूल है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन पार्ट है, वो है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या बोलता है? हुंड्स रूल क्या बोलता है, देखना ध्यान से। अगर आपको बोला जाए 2p4 है, ध्यान से देखना, अगर आपको बोला जाए 2p4 है, तो सर आप क्या करोगे? सर 2p में, p में कितने कल सब ऑर्बिटल्स थे? ऑर्बिटल्स कितने थे p में? ऑर्बिटल्स कितने थे? 3 थे। तो देखना अपने पास, कोई बंदा बोले सर मैं इसको ऐसे फिल कर सकता हूं क्या?
सर आप ऐसे फिल नहीं कर सकते हो। क्यों? आपने क्या किया, ये दोनों को एक साथ रख दिया, ऐसे फिल नहीं कर सकते। हुन्स रूल देखो क्या बोलता है। हुन्स रूल बोलता है कि भैया जब भी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करोगे, पेयरिंग तब तक नहीं करोगे। देखो मान लो तुम सिंपल सा सोचो ना, तुम क्लास में गए, क्लास में 3 सीट्स हैं, क्लास में 3 डेस्क हैं अपने पास, क्लास में 3 डेस्क हैं। एक बंदा आएगा पहले यहाँ बैठेगा, एक बंदा आएगा यहाँ बैठेगा, एक बंदा आएगा यहाँ बैठेगा, उसके बाद चौथा बंदा आएगा तो कहाँ बैठेगा, यहाँ। नेचुरली तो ऐसे ही नंबरिंग फिल होती है ना। अगर तुम सोचो ना सिंपल, अगर अपनी क्लास में, स्कूल की क्लास में जाते हो, अगर बेंच अपने पास खाली है, डेस्क खाली है, तुम क्या करते हो, एक एक बंदा अकेला अकेला साइड में बैठता है ना। फिर जब देख लेता है कि नहीं भाई अब अकेला नहीं हो पाएगा, फिर डबल बैठना शुरू होते हैं। ऐसा ही होता है। तो वही सेम चीज हुन्स रूल में बोला गया। इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई साहब इट स्टेट्स दैट पेयरिंग ऑफ, इट स्टेट्स दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस व्हेन टेक्स प्लेस इन अ सबसेल। ये तभी हो पाएगा when all the orbitals, all the orbitals of subcell are, all the orbitals of subcell are, subcells are, subcell are हाफ फील्ड। मतलब पेयरिंग तब तक नहीं करोगे। तुमसे कोई बोल दे, एक बात बताओ, तुमसे कोई बोल दे कि सर 3D8 है, 3D8 का मतलब क्या होगा, तुम 3D8 को ऐसे नहीं लिखोगे। ध्यान से देखना अपने पास, 3D8 को ऐसे नहीं लिखोगे, 1 2 ऐसे नहीं कि सर 3 4 5 6 7 8, ऐसे फिलिंग नहीं करोगे। ध्यान से सुनना, आप ऐसे फिलिंग नहीं करोगे। 3D8 को कैसे फिल करोगे, सुन ले भाई, 3D8 को कैसे फिलिंग करते हैं। 1 2 3 4 5वां इलेक्ट्रॉन, फिर छठा इलेक्ट्रॉन, फिर 7वां इलेक्ट्रॉन, फिर 8वां इलेक्ट्रॉन। तो 3D8 को ऐसे फिल किया जाता है, 3D8 को ऐसे फिल किया जाता है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, देख लो अपने पास, कभी भी मुझसे किसने पूछ दिया कि सर 4D6 है, 4D6 को आप फिल करोगे, 4D6 को आप फिल करोगे, दो तरीके के लोग होंगे सर। एक क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे पेयरिंग नहीं कर सकते। पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। ये देखना, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा 6। ये जब तक आप एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं डाल दोगे, पेयरिंग तब तक नहीं होने वाली। दिस इज नोन एज हुन्स रूल। हुन्स रूल इसी को बोलते हैं। हुन्स रूल क्या बोलता है कि भैया आप पहले हाफ फील्ड करोगे, उसके बाद ही पेयरिंग करोगे। आप पहले हाफ फील्ड करोगे, उसके बाद ही पेयरिंग करोगे। आप पहले हाफ फील्ड करोगे, उसके बाद ही पेयरिंग करने वाले हो। पहले आप हाफ फील्ड करोगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करोगे। उससे पहले पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी, उससे पहले पेयरिंग स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो ये ध्यान रखना अपने पास, जब भी तुमसे बोला जाए, जब भी तुमसे बोला जाए, ठीक है ना, ठीक है, जब भी तुमसे बोला जाए तो ध्यान रखना, जब भी तुमसे बोला गया कि हाँ सर इसके हुन्स रूल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तभी होगी। जैसे मान लो किसने बोल दिया कि सर 2p अपने पास 2p2 है। 2p2 का मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर दें 2p2 में सर 1 और 2, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2p2 कैसा होगा, 2p2 कैसा होगा, 1 2, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। कभी भी पेयरिंग तब तक नहीं करना जब तक सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल ना हो जाए, तब तक सारे इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल ना हो जाए। तो ये देख ले भाई, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि सर पेयरिंग नहीं करनी है जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सबके ऑर्बिटल्स में ना चले जाए, सबके ऑर्बिटल्स में ना चले जाए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। हो जाएगा सर, श्योर हो। अब इसका फायदा क्या होने वाला है, ऐसा क्यों, ये क्यों यूज कर रहा है, उसका रीजन बताता हूं, उसका रीजन बताता हूं क्या होने वाला है। ये देख लो, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, देख ले भाई, इसका रीजन क्या होने वाला है। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि सर ऐसे ऐसे क्यों कर रहे, उसका रीजन पता चल जाएगा। क्योंकि इसका अगर सिंपल सा बात करें ना, स्टेबिलिटी की बात करिए, देखो अपने पास अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल पता है कौन होता है। स्टेबिलिटी की बात की जाए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, फुल्ली फिल्ड सबसेल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फुल्ली फिल्ड सबसेल। फिर कौन होगा, हाफ फिल्ड सबसेल। फिर कौन होगा, हाफ फिल्ड सबसेल। और फिर अपने पास अदर्स। अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, जैसे तुमसे मैं पूछ दूं कि सर 2p6, या ऐसे लिख देता हूं p6 है, p3 है और p2 है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। p6 का मतलब क्या हो गया सर, फुल्ली फिल्ड। p6 मतलब क्या हो गया, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये p6 है सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर क्या होगा, ये देख लो अपने पास, ये क्या होगा, 1 2
3, ये P3 हो गया, ये P3 हो गया, इसका स्टेबिलिटी। और फिर उसके बाद कौन आएगा? P2 आएगा, ये क्या आएगा? P2 आएगा। तो याद रखना अपने पास P3, P2, P6, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? P6, फिर P3, फिर P2। सिमिलरली तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, D10 है, D5 है और D2 है, कौन ज्यादा स्टेबल? D10 ज्यादा स्टेबल, D2 ज्यादा स्टेबल या D5 ज्यादा स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? D10 मतलब फुल्ली फिल्ड है, D10 मतलब फुल्ली फिल्ड है, तो D10 क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। D10 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D5। D10 का मतलब क्या हो गया? 5 के 5 कंप्लीटली फिल्ड है, 1 2 3 ऐसे सारे के सारे क्या है? पेयर्ड है, सारे के सारे क्या है? पेयर्ड है, ये सारे के सारे पेयर्ड है। D5 में क्या होगा? D5 में क्या होगा? यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 सर ये, और D2 में क्या होगा कि सर 2 जगह होंगे, बस 2 ही जगह होंगे। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? D10, D5, D2। क्यों इतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है? इसका रीजन समझना, उसका रीजन समझना। एक बात बताओ, ये बंदा फुल्ली फिल्ड है, दो चीजें याद रखना, ये क्यों आता है? इसका रीजन बताता हूं, इसका रीजन क्यों होता है। दो रीजंस होते हैं, इसका रीजन देखना। रीजन क्या है? रीजन क्या होता है? रीजन, पहला रीजन कि सर सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्री होती है। सिमेट्री है मतलब, सिमेट्री मतलब नेचुरली क्या बोला जाता है कि सिमेट्रिकल होना। ऑर्बिटल मतलब बेटा एक 3D स्पेस, कल ही बताया है शायद। ऑर्बिटल भूल गए क्या? कल ऐसा कुछ बताया था। ये न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अराउंड क्या होता है? सबसेल होता है, और सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या बात कर रहे हो? कल ही ये सब चीजें बात करी कि ऑर्बिटल्स क्या है? जिसके ऐसे कमरे में जहां इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ऑर्बिट मतलब वो एरिया। यार हमने कल बात करी थी कि हम एक किसी एरिया में गए सर्च करने के लिए, किसी एरिया में गए सर्च करने के लिए, कि एरिया, इस एरिया में कोटा में गए सर्च मारने के लिए, फिर हमें पता चला इस एरिया में मिलेगा। इस एरिया में कहां मिलेगा? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो ऑर्बिटल इज नथिंग, इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की जहां चांसेस ज्यादा है, जिस घर में इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिट मतलब एरिया, जहां पे एरिया हो, जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलता हो, ये ध्यान रखना। सिमेट्री, सिमेट्री या फिर हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला रीजन क्या होता है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देख लो। सर एक बात बताओ, ये ज्यादा सिमेट्रिकल है ना, कहीं से भी काटो आधा से कहीं से भी काटो सिमेट्रिकल दिख जाएगा अपने को। सिमेट्री मतलब क्या होता है? दोनों साइड से इक्वल टाइप का हो गया, तुम इधर से जाओ उधर से जाओ सब जगह से बराबर दिखेगा। लेकिन इसमें सिमेट्री नहीं है, देख लो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, एक बेचारा इधर है। इसमें थोड़ी बहुत सिमेट्री, इसमें परफेक्ट सिमेट्री है। इसमें क्या परफेक्ट सिमेट्री है कि भाई साहब 3 इधर और 3 ऊपर, एकदम जितना ऊपर, जितना जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना नीचे उतना ही ऊपर। तो ये परफेक्ट सिमेट्रिकल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री कहाँ है? अपर अपर में। यहाँ तो कोई सिमेट्री ही नहीं है, काट के देख लो बीच से, क्या होगा? इधर 1 होगा, इधर 0 हो जाएगा। तो पहला जो रीजन होता है, जितना ज्यादा सिमेट्री उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। एक बेसिक सा रीजन याद रखना, हायर द सिमेट्री, जितना ज्यादा सिमेट्री होगा हायर इज द स्टेबिलिटी। जितनी ज्यादा सिमेट्री होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। हायर इज द सिमेट्री, स्टेबिलिटी, आपकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। दूसरा रीजन एक और होता है जो मैथ्स में प्रोबेबिलिटी टाइप आप कैलकुलेट करते हो, एक होता है एक्सचेंज, एक्सचेंज एनर्जी। दो रीजंस होते हैं मेनली, इनका रीजन देख लेना, ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, ये दोनों ज्यादा क्यों स्टेबल होते हैं, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को, चाहे इस इलेक्ट्रॉन को अपनी पोजीशन एक्सचेंज करनी हो, मान लो, अब एक बात बताओ, मान लो तुम सिंपल सा सोचना, क्लास के एग्जांपल में सोचना, क्लास के एग्जांपल में सोचना कि अगर क्लास में 10 लोग हैं, क्लास में 10 लोग बैठे हुए हैं और क्लास में एक बंदा बैठा है। सर एक बंदा अगर बैठा है तो उसके पास, टीचर के पास क्या होगा? टीचर उसी को देखेगा ना, और उस बच्चे के पास, बेचारे के पास ऑप्शन ही नहीं है, टीचर जो बोलेगा वो लिखेगा, जो क्वेश्चन कराएगा वो सब कुछ देखेगा, यही होगा ना। उस बंदे के पास कोई मतलब होता है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, वो कहीं से उठ के कहीं जा नहीं सकता क्योंकि टीचर के एकदम सामने है। लेकिन अगर क्लास में 40 बच्चे हैं, अगर ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे हैं, तो उसके पास क्या है, और पूरी क्लास भरी पड़ी है, तो वो क्या करेगा? इस साइड से उठ के उधर जा सकता है, उधर का बच्चा इधर आ सकता है, इधर का बच्चा उधर जा सकता है, एक दूसरे को आपस में क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं ना। टीचर को भी जल्दी याद नहीं आ पाएगा कि हाँ कौन सा बच्चा कहाँ बैठा था, बहुत रेयर होगा कि हाँ याद रहे, या किसी बच्चे की पोजीशन फिक्स है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि सर कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ कहाँ एक्सचेंज कर सकता है? इससे एक्सचेंज कर सकता है, इससे एक्सचेंज कर सकता है, ये वाला इससे कर लेगा, ये मतलब ये आपस में
पोजीशन चेंज कर लें तो पता ही नहीं चलने वाला, ये आपस में पोजीशन एक्सचेंज कर लें तो ये क्या हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। तो वही वाली चीज है कि एक्सचेंज एनर्जी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जितने पॉसिबल होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल जितने होते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पॉसिबल होते हैं, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ध्यान रखना, कोई पूछे इसका रीजन क्या है, भाई फुल्ली फिल्ड है सर, पूरा का पूरा रूम भरा पड़ा है। जैसे सोचो ना, तुम खुद सोचो, तुम्हारे घर पे ही सोचो ना, अगर पूरे के पूरे रूम में सब लोग बैठे हुए, सारे के सारे बेड पे सब लोग सो रहे, तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम यहाँ ना जाके वहां जाओ, वहां जाओ। अब यहाँ दो ही लोग हैं, ऑप्शन ही नहीं बचा, ऑब्वियस ऑप्शन ही नहीं बचा, ऑप्शन ही नहीं बचा तुम्हारे पास, ऑप्शन ही नहीं बचा कि भाई क्या करा जाए, ऑप्शन ही नहीं बच रहा आपकी लाइफ में कि सर अब क्या करें। दो ही लोग हैं, एक ही लोग हैं, इसमें सिमेट्री नहीं है। दूसरा, सर इसके पास एक्सचेंज करने के लिए एनर्जी नहीं है, एक्सचेंज नहीं कर सकता, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। एक्सचेंज कहाँ करेगा? अरे सीधी बात है ना, जैसे अभी तुम्हारे पास एक्सचेंज करने का ऑप्शन होता है, क्लास में जाते हो, स्कूल में जाते हो, वहां एक्सचेंज कर सकते हो, यहाँ ना बैठ के वहां बैठ जाओ, वहां बैठ के यहाँ बैठ जाओ। अब पता चला क्लास में एक ही बच्चा आ रहा है, तो क्या ही एक्सचेंज करोगे भाई, किधर जाओगे? तो सर याद रखना, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड में एक्सचेंजेस पॉसिबल ज्यादा होते हैं, एंड दैट्स व्हाई ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इनका स्टेबिलिटी का रीजन याद रखना। तो हुंड्स रूल के हिसाब से, हुंड्स रूल के हिसाब से क्या होता है, हुंड्स रूल के हिसाब से देख लेना क्या हो जाता है, हुंड्स रूल के हिसाब से क्या हो जाता है, ये देख लो क्या हो जाएगा। तो ये देख लेना कि भाई सिमेट्री होती है, दूसरा एक्सचेंज एनर्जी होती है। ठीक है, हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, हुंड्स रूल क्या बोलता है। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, इसी के ऊपर अब एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं। एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, जहां भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन कैसे आएगा, देखना ध्यान से। क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। जिन लोगों ने भी लिखा है क्रोमियम 24, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, आपने घर पे लिखा होगा, आपने ये लिख दिया होगा 4s2 3d4, 4s2 3d4, सबने यही लिखा होगा, सबने घर पे यही किया होगा। देखना ध्यान से, सर एक बात बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये फुल्ली फिल्ड है, 4s2 क्या है, फुल्ली फिल्ड है। लेकिन ये बेचारा क्या है, फुल्ली फिल्ड है मतलब स्टेबल है, ये फुल्ली फिल्ड है मतलब स्टेबल है, और ये क्या है, लेस स्टेबल है, भाई कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। फिर यहां पे क्या बोला जाता है, देखो एक्सचेंज का फायदा, इसीलिए बोलते हैं सिमेट्री का फायदा। यहां पे एक्सेप्शन देखना, ये क्या करेगा, सर यहां पे एक ही बंदा स्टेबल है, दूसरा बंदा स्टेबल नहीं है। तो याद रखना, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन के नाम पे क्या बोला जाता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया जाए, अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया जाए, अगर मैं इसी को 4s1 कर दूं और इसको क्या कर दूं 3d5, अब बताना 4s1 और 3d5 में ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, और ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा क्या। अगर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के आउटर में जंप कराने से क्या हो जाए, दोनों की स्टेबिलिटी आ जाए, तो इसी को हम लोग बोल देंगे कि भाई ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के नाम पे कुछ नहीं, बस किसको फॉलो कर रहा है, हुंड्स रूल को फॉलो कर, किसको फॉलो कर रहा है, हुंड्स रूल को फॉलो कर रहा है। वो बोल रहा है नहीं भाई ये एक ही बंदा स्टेबल होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाए तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, दोनों स्टेबल हो जाएंगे, ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, कुछ तो स्टेबिलिटी आई ना, तुम दोनों स्टेबल हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने पास, हुंड्स रूल में एक्सेप्शन के नाम पे ये कुछ नहीं, एक्सेप्शन के नाम पे ये कुछ नहीं। जैसे कोई भी चीज है, कॉपर है, कॉपर में क्या आ जाता है 29, 29 कितना हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर से देखना 4s2 और 3d9, देखना एक बार ध्यान से, 4s2 3d9। अगर एक इलेक्ट्रॉन, याद रखना एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन बोलना है, एक ही इलेक्ट्रॉन के जंप कराने से, अगर एक इलेक्ट्रॉन के जंप कराने से सामने वाले के ऊपर स्टेबिलिटी आती है, तो सर ये होगा, ये नहीं होगा। एक्सेप्शन के नाम पे कलंक है भाई। हुंड्स रूल अगर आपको पता है, अगर आपको हुंड्स रूल पता है, तो आप एक्सेप्शन को याद करने की जरूरत नहीं, आप बस एग्जाम हॉल में देख लेना कि एक इलेक्ट्रॉन जंप कराया, तो उससे अगर दोनों की स्टेबिलिटी आ गई, समझ जाना वहां पे हम लोग क्या करेंगे। सर एक बात बताओ, हाफ फील्ड कैसे स्टेबल होता है, अभी तो बताया सर, उसके अंदर सिमेट्री है, अगर एक ही बंदा है तो उसके अंदर सिमेट्री है। 4s1 3d10, सर ये हाफ फील्ड हो गया, ये फुल्ली फील्ड हो गया, सर सिमेट्री। हमें क्या करना है, यहां पे सिर्फ यही स्टेबल है ना भाई, यहां सिर्फ यही स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, लेकिन यहां पे दोनों के दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों स्टेबल हो गए ना। तो भाई एक काम ऐसा करो ना, जो दोनों के दोनों स्टेबल हो जाए, जैसे हमारी लाइफ में अभी हो रहा होता है।
हाँ 24 और 29 जरूरी नहीं है कहीं भी। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था 42 का, आप 42 का लिख के देख लो, 42 का लिख के देखो। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो उस टाइम ऑब्जर्व करना, सर ये क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ऐसा करके देख लो। और मैं काउंट कैसे करूंगा, सो गया पीकर सो गया दारू पीकर, अब पी के आ गया तो क्या हो गया 4p, क्या हो गया अपने पास 6, दारू पीकर सो गया, ऐसे करके बढ़ता चला जाऊंगा। काउंट करो सर 10 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, 30 और 38 हो गए, फिर क्या हो जाएगा 38 के बाद क्या आ जाएगा सर, फिर दारू पी के सो गया तो 38 के बाद 44। ये देखना ये सही है क्या, ये सही है या इसमें कुछ हो सकता है, ये सही है या फिर इसमें कुछ हो सकता है। नहीं भाई 4s1 लेस स्टेबल नहीं बोलेंगे, 4s1 अभी भी स्टेबिलिटी है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम होगी लेकिन उससे ज्यादा स्टेबिलिटी बेचारा इतने बड़े को मिल जाएगी ना, इसीलिए हम जंप करवाते हैं। 4s1 की स्टेबिलिटी कम नहीं हुई है, हाँ ये है कि भाई दोनों स्टेबल हो गए ना। अरे एक बात बता, 10 + 10 थे, मतलब 10 + 2 थे, एक बात बता अगर कहीं ऐसा है 10 + 2 है 12 बन रहा है, सर इसका अगर आपने 9 कर दिया और ये 5 हो गया तो भाई 14 हो जाएगा ना, स्टेबिलिटी बढ़ी जाएगी ना। तो ये थोड़ा सा कम करोगे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज कर जा रही है, इसीलिए हम लोग ये चेंज करते हैं, इसीलिए हम लोग ये चेंज करते हैं, इसीलिए हम लोग एक चेंज करते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन, याद ना एक से ज्यादा नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है। क्या होगा, ये सही है क्या, नहीं ये सही नहीं है, क्या हो जाएगा देख लो, इसमें क्या हो जाएगा 5s1 और 4d क्या हो जाएगा 5, 5s1 क्या हो जाएगा 4d क्या हो जाएगा 5। तो याद रखना ये क्यों सही हो रहा है क्यों गलत हो रहा है उसका रीजन पता हो जाए। ये सब कुछ किससे पता चल रहा है, हुन्स रूल से। हुन्स ने क्या बोला, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू नॉर्मल वन। कोई सर बोले सर 44 भी स्टेबल होगा थोड़ा बहुत, भाई थोड़ा बहुत स्टेबल होगा लेकिन भाई इसकी ज्यादा ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा 45। 5s2 से थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम होगी लेकिन हाँ ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके तो ये ध्यान रखना। मेरे पास कौन कौन से आ गए, ऑब्बा प्रिंसिपल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर दिया, हुन्स रूल पढ़ लिया कि हुन्स रूल क्या होता है, उसके अंदर कैसे स्टेबिलिटी या कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई क्रोमियम कॉपर सर ये कैसे कैसे एलिमेंट्स का डिसाइड करते हैं, ये पता चल गया। एक एक इलेक्ट्रॉन जंप कराना है, उसके रीजन पता चल गया कि सर उसका रीजन क्या है, सिमेट्री या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्सचेंज एनर्जी। तो हमें ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहां तक। एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता चुका हूं, अब देखना ध्यान से। एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद एक लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर एक लास्ट अपने पास एक लास्ट पॉइंट, एक लास्ट रूल क्या कहता है, एंड दैट इज नोन एज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका नाम क्या बोला जाता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका नाम क्या बोला जाता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है सर, इतने ही एक्सेप्शन नहीं होते, एक्सेप्शन डी एंड एफ ब्लॉक में बहुत आते हैं। मतलब मैं इनऑर्गेनिक, जब इनऑर्गेनिक में आते हो, जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हो तब पता चलता है, अभी आपको एक्सेप्शंस का पता नहीं चलेगा। इनऑर्गेनिक जब पढ़ोगे, आपको जब इसके पीरियोडिक टेबल आओगे तो और भी आएगा, और भी आएगा। ऑब्वियस सिर्फ 2-3 ही एक्सेप्शन नहीं होंगे ना यार, 2-3 ही एक्सेप्शन नहीं होते, एक्सेप्शंस होते हैं, इनऑर्गेनिक में पता चलेगा। ठीक है, सिर्फ 3 में नहीं है, एक्सेप्शंस में अपने पास पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ वो इतना भी नहीं होगा कि आप समझोगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देखना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है। देख भाई ये सीधा सीधा ये बोल रहा है, ध्यान से, कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि no two electrons can have same set of, no two electrons can have same set of 4 quantum numbers, same set of 4 quantum numbers। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर्स इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स कभी नहीं आ सकता, कभी आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर याद रखना, इसी ने पॉलिन के चक्कर में ये स्पिन क्वांटम नंबर अलग करना पड़ा, स्पिन क्वांटम नंबर अलग करना पड़ा। सर याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, अगर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो मस्ट हैव
अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन होना ही चाहिए। एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कभी भी आपसे कोई बोल दे कि सर 4s2 है, तो 4s2 को आप ऐसे लिख दोगे, आप अगर ऐसे लिख दोगे तो ये किसका वायलेशन हो जाएगा? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। 4s2 को आप ऐसे लिख दोगे, किसका वायलेशन हो जाएगा? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। अगर वही आप ऐसे लिखोगे ये सही होगा। ये देख लो, इसके हिसाब से कोई बोले कि सर ये कैसे गलत हो गया, मैं बता देता हूं, ध्यान सुनना। 4s2 की बात कर रहा हूं, मैंने बोला 4s2 में, एक बात बता, 4s2 में तुमने इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखना, अगर तुमने ऐसे लिख दिया और तुम बोलो सर कैसे सही हो रहा है, ये देखना, ये भी 4s है और ये भी 4s है। n की वैल्यू इसकी भी क्या होगी? 4, इसके भी n की वैल्यू क्या होगी? 4। l की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि सर s ऑर्बिटल है तो l s सबसेल है तो l की वैल्यू 0। m की वैल्यू भी क्या होगी? 0। m की वैल्यू भी क्या होगी? 0। देख लो, ये देख लो सर, एक ऑर्बिटल में ही हैं, दोनों एक ही कमरे में हैं, लेकिन सर 3 क्वांटम नंबर्स आपके इक्वल हो जाएंगे, 3 क्वांटम नंबर्स आपके इक्वल हो जाएंगे, लेकिन सर चौथा क्वांटम नंबर अगर आपने प्लस हाफ लिया है तो यहां पे चौथा क्वांटम नंबर अगर जैसे इस केस में लोगे n इज इक्वल्स टू 4, इधर कर लेता हूं, थोड़ा सा रुक जाओ, इस केस में लोगे तो n इज इक्वल्स टू 4, m इज इक्वल्स टू 0, s की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस हाफ आ जाएगी, एंड दैट इज नॉट द, ये क्या हो गया? ये वैलिड नहीं है। इस केस में देखोगे, अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस इलेक्ट्रॉन का ये आया, इस इलेक्ट्रॉन का ये आया, सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आ गए। 4s में देखोगे तो यहां पे n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, स्पिन क्या हो गया? अगर प्लस हाफ लोगे तो इस वाले का क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, स्पिन क्वांटम नंबर कितना आ जाएगा? माइनस हाफ। तो देख लो कौन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वैलिड नहीं कर रहा, ये वैलिड नहीं कर रहा, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। आपका इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल यहां तक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का स्पिन, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कभी भी इक्वल नहीं रखना है, अपोज, ये हमेशा, ये अगर गलती से लिखा हुआ है ना, ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में लिखे हुए एक कमरे के अंदर, हमेशा गलत आएगा। और ये किसका वायलेशन है? ये किसका वायलेशन है? ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन है, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन है। ये किसका वायलेशन है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन कैसे होता है। सर 3 रूल्स मिल गए हैं, 3 रूल्स मिल चुके हैं, एक हुन्स रूल, एक अब्बाउ रूल और एक अपने पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक बार देख लो कैसे कैसे हुन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ये तीनों एक साथ अगर आते हैं तो कैसे कैसे पता चलता है। मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा बेटा, चैट सेक्शन में तुम बता देना प्लीज, अपने पास चैट सेक्शन में अब बता देना कि भैया कौन सा वायलेशन हो रहा है। जैसे मैं किसी को लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैंने ऐसा लिखा है, देखना अपने पास, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा लिख देता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा लिखता हूं, मुझे बताना ये कौन कौन से लोग हैं, कैसे, किसका वायलेशन हो रहा है, किसका वायलेशन हो रहा है, ये किस रूल का वायलेशन है, मुझे बताओ। किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखा हुआ है, ये किसका वायलेशन हो रहा है, इसमें किसका वायलेशन हो रहा है, कौन सा रूल फॉलो नहीं हो रहा? अब्बाउ नहीं फॉलो हो रहा, कि हुन्स नहीं फॉलो हो रहा, कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं फॉलो हो रहा? इसमें से कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा? किसको प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा? क्या होगा, किसका वायलेशन हो रहा है? नहीं 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 नहीं, पॉली क्या था? पॉली में दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में, यहां सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अपोजिट में। भाई तुमसे गलती क्या हुई है? तुम 1s के बाद किसको फिल करने लगे हो? 2p को। भाई 1s के बाद 2p थोड़ी ना फिल होगा, 1s के बाद क्या फिल होगा? सर ये किसका वायलेशन है? अब्बाउ प्रिंसिपल का वायलेशन है। ये किसका वायलेशन है? अब्बाउ प्रिंसिपल का वायलेशन है। क्यों? अरे सर आपने क्या किया? सर 1s के बाद फिल किसको करना था? 2s को। आपने किसको फिल कर दिया? 2p को ना भाई। अरे 2p को फिल कर रहे हो तुम, 2p को अगर फिल करोगे तो काहे का भाई? तो अब्बाउ की बात तो गलत हो गई ना। अब्बाउ ने तो यही तो बोला था कि पहले 1s फिर 2s फिर 2p, तुम तो उल्टा फॉलो कर रहे हो, पहले 1s फिर 2p फिर 2s, ऐसे थोड़ा ना चलते हैं। ये किसका वायलेशन है? सर किसका वायलेशन है? इसका। अब देखना अगले वाले का बताना भाई साहब, अगले वाले का बताना, अगले वाले में क्या होगा। ये 1s लिखा हुआ है, ये 2s लिखा हुआ है, और ये बताना किसका वायलेशन है। थोड़ा ध्यान से सोच समझ के भाई, जल्दी जल्दी में गलत आंसर मत दे दो। ये किसका वायलेशन है? ये 2p है। ये किसका वायलेशन है? ये बताओ किसका वायलेशन है, ये बताओ किसका वायलेशन है। ठीक है, ये बताओ किसका वायलेशन है, ये बता भाई किसका वायलेशन है,
किसका वायलेशन होगा? ये वाला किसका वायलेशन होगा? सर इसमें क्या दिक्कत है? सर इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में है। यस सर, इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, लेकिन 2p4 में भैया हमने पेयरिंग करने का रूल पढ़ा था। पेयरिंग तब तक नहीं करना है, पेयरिंग तब तक नहीं करना है जब तक सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ना फिल हो जाएं। तो ये किसका वायलेशन होगा? ये वायलेशन किसको फॉलो नहीं कर रहा है? ये हुंस रूल को वायलेट कर रहा है। ये किसको वायलेशन कर रहा है? हुंस रूल का वायलेशन कर रहा है। ये किसका वायलेशन कर रहा है? हुंस रूल का वायलेशन कर रहा है। अब किसने बोल दिया कि सर सुनिए ना, देखिए ना, सब आपने इतना उंगली कर दी, चलिए अब की बार हम लोग एक काम करते हैं, सब सही लिखेंगे सर, सब सही लिखेंगे, ये 1s है, ये 2s है, देखिए अब की बार ना हम लोग सब लोग फॉलो करेंगे, 1 2 3 और सर सॉरी 1 2 3 और सर ये बनेंगे। ये बताइए, अब बताइए क्या होगा? अब तो देखिए अब्बो फॉलो कर लिया, हुंस फॉलो कर लिया, अब की बार क्या फॉलो नहीं कर रहे हो भाई? किसका वायलेशन कर रहे हो? अब की बार किसका वायलेशन कर रहे हो? कैसे? अरे क्या बात कर रहे हो? अब्बो नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? क्या बात कर रहे हो? अब्बो देखो 1s के बाद अच्छा 2s फिल हो रहा है, अच्छा 2p फिल हो रहा है, अब्बो नहीं है, हुंस भी नहीं है। क्या वायलेशन हो रहा है यहां सर? किसका वायलेशन हो रहा है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन्स का, यहां पे देख लो, इलेक्ट्रॉन्स का आप क्या करने वाले हो? यहां पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। रीजन कि सर आपने इलेक्ट्रॉन्स का सेम स्पिन बना दिया है। यहां पे देख लो, अलग अलग जगह पे अलग अलग 3 रूल्स पड़े हैं, तीनों रूल्स को देख ले भाई, आपके ऊपर है, करते रहो, हो जाएगा सर। सेम डायरेक्शन में आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखना। मतलब एक लाइन लिखना चाहता हूं, ध्यान से सुनना अपने पास। सर आपको अगर एक याद रखना, एन ऑर्बिटल इज, एक ऑर्बिटल को अगर डिफरेंशिएट करना है, एन ऑर्बिटल इज डिस्टिंग्विश, एक ऑर्बिटल को बारे में जानना है, एक ऑर्बिटल के बारे में जानना है, तो उसके लिए 3 क्वांटम नंबर्स जरूरी हैं। कौन कौन से 3 क्वांटम नंबर्स? मतलब आप कहां रहते हो आपके एड्रेस में पता चल जाएगा कौन कौन से। NLM याद रखना, ये कहां से आया था? श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से। लेकिन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना हो, अगर इलेक्ट्रॉन के मतलब घर में घुस के पूरा का पूरा एकदम परफेक्ट जानना हो, तो उसके लिए कितने क्वांटम नंबर्स चाहिए? 4 क्वांटम नंबर्स चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जानने के लिए आपके पास 4 क्वांटम नंबर्स NLMS होना चाहिए। याद रखिएगा, स्पिन क्वांटम नंबर तीनों के तीनों। सर ऑर्बिटल तक, मतलब यहां तक आगे कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, लेकिन उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन नहीं पता, तो आप नहीं बता सकते एग्जैक्टली क्या हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में ये देख लेना, ये नोट पॉइंट देख लेना कि हाँ भाई ये नोट पॉइंट कैसे याद रखना है, कि हमें बेसिक चीजें याद रखनी है कि भाई साहब अगर आपसे कोई बोल दे, अगर आपसे कोई बोल दे कि सर ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल मतलब स्पेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होता है? होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब देखना एक्सेप्शंस आ गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया। अब एक बार देखो सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट सीख लिया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। शॉर्टकट था क्या? शॉर्टकट था क्या सर? शॉर्टकट क्या था? हम लोगों ने क्या बोला था? सो गया सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, अच्छा बच्चा है तो दूध पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया, फिर दूध पीकर सो गया, फिर दूध पीकर सो गया, बाकी स्पैमर है वो ड्रग्स पीकर सो गया। ठीक है, फिर अगली क्लास में आएगा। ओके, हाँ एक टाइम पे तीनों रूल का वायलेशन हो सकता है ना भाई, एक बार में दो तीनों रूल कर दे वायलेट, अपनी मर्जी है, तीनों भी वायलेट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम हॉल में सबको बता दिया जाता है। ठीक है, चलो तो अब मुझे बोला गया कि सर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, ये हो गया। अब मुझसे किसी ने पूछा कि सर एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम आपको शॉर्टकट्स हैं, सब कुछ पता है। ओके भाई देख, डेफिनेशन किसी की आएगी नहीं, इसीलिए मैं ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखा रहा। मैं तुझे क्या बताया मैंने हमेशा, एक बार फिर से सुन लेना। किसी को बोल रहा है कि सर कोई ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है? ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या है? दोनों में डिफरेंस है। ये पूरा का पूरा स्पेस है, ये पूरा का पूरा स्पेस है, या बोल सकते हैं एरिया, बोल सकते हैं कि ये शहर का नाम है, एरिया इन विच सर इलेक्ट्रॉन्स आर, या इलेक्ट्रॉन्स के बदले सब सेल्स आर फॉर्म्ड। ऑर्बिट क्या? एक एरिया है, ये पूरा पूरा एक, मान लो तुम्हारा शहर है तो ये क्या है? तुम्हारा ऑर्बिट है। ऑर्बिट के अंदर अब कौन से मोहल्ले में रहते हो? इस मोहल्ले में रहते हो, इस मोहल्ले में रहते हो, इस मोहल्ले में रहते हो, एस में रहते हो, पी में रहते हो, डी में रहते हो, ये क्या हो गया? तुम्हारा सब सेल हो गया। अब एस में जाओगे तो एक ही घर है, पी में जाओगे तो 3 घर हैं, डी में जाओगे तो कितने घर होंगे? अपने पास 5 घर होंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? सर इसमें एक ही घर है, एक ऑर्बिटल, इसमें 3 घर हैं तो 3 ऑर्बिटल
ऑर्बिटल। इसके अंदर याद करो, इसके लिए m की वैल्यू 0 ली गई थी, इसके लिए l की वैल्यू 0 ली गई थी, इसके लिए l की वैल्यू 1 ली गई थी, यहाँ -1 0 +1, यहाँ d में l की वैल्यू कितनी ली गई थी 2 -2 -1 0 +1 +2, ऐसा लिखा गया था कल। तो ऑर्बिटल क्या है? ये स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां होगी? इलेक्ट्रॉन्स में। कहां होगी? यहां पे होगी। पक्का? तो ये होगा। देख लो, ये देख लो, ये पूरा एरिया है। ये पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर कहां चले गए? सबसेल के अंदर। ये एक घर, एक कमरे का घर है, यहां 3 कमरे हैं, यहां 5 कमरे हैं, एफ में जाओगे 7 कमरे हैं। भाई उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां है? उस कमरे में कौन से में इलेक्ट्रॉन है? ये, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑर्बिटल। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑर्बिटल बोल देते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्बिटल्स। तो ये ध्यान रखना। ओके, ये छोटी चीजें, इसको ध्यान रखना कि ऑर्बिट्स क्या है। ये ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया, ये छोटी छोटी चीजें ऑर्बिटल्स हो गई। और ये सब क्या हो जाए? जैसे पी लिखा है, ये सब क्या है? सबसेल्स हैं। ये जो मोहल्ले का नाम है वो सबसेल्स हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो ये ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स। अब मेरे पास क्या आता है? ध्यान सुनना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा चलो, मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिखे, मैंने मान लो पोटेशियम लिखा, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। ध्यान से देखना बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। एक बात बताओ, 4s1, अगर मैं पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन्स निकालने चल दूं, मुझे किसने बोला सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस लिखना चाहता हूं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस की बात की जाए, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस की बात की जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस कैसे लिखोगे? ध्यान से देखना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस बोला जाए कि सर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर गया या कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर गया, तो उसके केस में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होगा? जैसे पोटेशियम का केस मैंने लिखा था, ये क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या हो गया? 4s1। किसने बोल दिया कि सर पोटेशियम आयन बताइए? पोटेशियम आयन मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालते हो? याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स को कहां से निकालते हो, ये ध्यान रखना अपने पास। इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालोगे? जब भी अगर प्लस का मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, कहां से निकालोगे? यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहां से निकालोगे? सबसे पहले गोली कौन खाता है? सर जो बॉर्डर पे रहता है। ऑब्वियसली हम लोग सेफ क्यों है? क्योंकि वहां बॉर्डर पे कोई हमारे लिए रखवाली कर रहा है, कोई हमें सेफ कर रहा है। सबसे पहले निकलने वाला बंदा कौन होगा? सर जो आउटर मोस्ट में होगा। याद रखना, आयंस बनाने में इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस जो होता है, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस जो होता है, इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस जो होता है ऑलवेज टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ऑलवेज टेक प्लेस किसमें होगा? ऑलवेज टेक प्लेस इन आउटर मोस्ट और सबसेल, आउटर मोस्ट सबसेल या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जहां पे भी लगे। इलेक्ट्रॉन का लूज करना, गेन करना भाई साहब कहां से होगा? अंदर से नहीं जाने देगा भाई साहब, आपको भी पता है अंदर से नहीं जाएगा। 4s में कितना हो जाएगा? 0। याद रखना, पोटेशियम पोटेशियम प्लस, दोनों में डिफरेंस देखो। तुमसे कोई बोल दे कि नहीं सर एक बात बताइए, सोडियम है, सोडियम है, सोडियम भी क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3s क्या हो जाएगा? लूज कर जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करना है तो कहां से करोगे? बाहर वाले से करोगे। लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सर अगर मैं यही चीज, अब देखो गलती कहां होगी। स्कैंडियम की बात करता हूं, स्कैंडियम में 21 है, देखना ध्यान से। सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। भाई साहब अब सोच के बताना, स्कैंडियम +1 होगा। अगर स्कैंडियम +1 होगा, कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा? बताना मुझे, ऑप्शन बताना। कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा? 3d से जाएगा या 4s से जाएगा? 3d से जाएगा या 4s से जाएगा? 3d से जाएगा या 4s से जाएगा? जल्दी बताओ, कहां से जाएगा? 3d से जाएगा कि 4s से जाएगा? 3d से जाएगा कि 4s से जाएगा? जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, 3d से जाएगा कि 4s से जाएगा? याद रखना भाई, एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन जब भी निकालने जाओगे ना, याद रखना भाई,
तुमने ये फिल करते टाइम, देखो जब इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग कर रहे थे, आते टाइम का रूल था। स्कूल में जो लेट आता है वो पीछे बैठता है, स्कूल में आने के टाइम पे रूल होता है। जाते टाइम ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है कि भैया लेट आया है वो लेट ही जाएगा, जो पहले आया वो पहले जाएगा। आने का रूल फिक्स होता है, आने का रूल फिक्स्ड है। आते टाइम किसको फॉलो करना है सर? जब आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो तो उस टाइम किसको फॉलो करते हो? ऑब्बव को। जाते टाइम ऑब्बव नहीं फॉलो होता सर। जाते टाइम भाई साहब किसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे सर? 3D के नहीं जाएंगे, किसके जाएंगे? 4s1 और 3D क्या होगा? 1। ध्यान से देख लो सर, याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स जब फिल करते हो, इलेक्ट्रॉन्स जब फिलिंग होती है तो आप किसको फॉलो करते हो? आप किसको फॉलो करते हो? ऑब्बाउ रूल को फॉलो करते हो। ऑब्बाउ रूल मतलब एनर्जी का रूल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब फिलिंग होती है तो सर लोअर एनर्जी से कहां को जाते हो? लोअर एनर्जी लेवल से आप कहां को जाते हो? हायर एनर्जी लेवल पे। याद रखना, आने का रूल है, जाने के टाइम पे कोई रूल नहीं। आप इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हो तो उस टाइम सर कोई रूल नहीं। सीधा याद रखना, सीधा सीधा कहां से आप इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव करते हो? फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सीधा सीधा याद रखना। इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव होंगे? ध्यान सुनना अपने पास, इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव होंगे? 4s से रिमूव होंगे। सर देख लो, 4s में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, किसने बोला नहीं सर स्कैंडियम +2 कर देते हैं? बेटा +2 करेगा 19, क्या होगा? अभी भी देखना सर, ये सब कुछ सेम रहेगा क्या? 1s2 रहेगा, 2s2 रहेगा, 2p6 रहेगा, 3s2 रहेगा, 3p6 रहेगा, 4s कितना हो जाएगा? 0। अभी भी 3D क्या रहेगा? 1 रहेगा। याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते टाइम भैया ऑब्बाउ रूल फॉलो मत करना, ऑब्बाउ रूल फॉलो मत करना। याद रखना ये बेसिक बात, इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है सर उस टाइम। आने का रूल है, स्कूल में आने का रूल होता है, जाने का रूल नहीं होता, ठीक है ना? आपको बोले जाने, अरे भाई बाहर होगा, मान ले आते टाइम तुझे पता है कि सर ये वाला बच्चा इधर बिठाऊंगा, ये वाला बच्चा इधर बिठाऊंगा, ये वाला ऐसा है, ये वाला, जैसे स्कूल में होता है ना कि हाँ भाई हाउस होते हैं, क्लास होती है, जब लाइन लगती है स्कूल में असेंबली होती है ना, इस असेंबली में तो देखा होगा, जाना होगा, 7th क्लास इधर खड़ा होगा, 8th क्लास इधर खड़ा होगा, 9th क्लास इधर खड़ा होगा। असेंबली का रूल होता है। अगर वही असेंबली डिस्पर्स होती है, जब वो छुट्टी होती है, तो उस टाइम तुझे लगता है कि 7th क्लास वाला ऐसे जाएगा, 8th क्लास वाला ऐसे जाएगा। अगर स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है या प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है, उसके बाद भी कुछ होते हैं, कुछ होते हैं तूफानी टाइप लोग, वो रूल्स तोड़ देते हैं। तो आने का रूल होता है, जाने का रूल नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब भी निकालोगे बाहर से निकलेगा। किसने बोला? स्कैंडियम +3। अब देख लो, स्कैंडियम +3 पे देखना, ध्यान से देखना, स्कैंडियम +3 है तो अब कहां से जाएगा सर? अब तो बचा ही कौन है? अब बचा ही कौन है सर? अब बचा कौन है? 3p6। और अब क्या होगा? 3d क्या हो जाएगा? 0। 4s भी क्या हो जाएगा? 0। स्कैंडियम +3 देखोगे, स्कैंडियम प्लस देखोगे, स्कैंडियम +2 देखोगे, इन तीनों को देख लो, इन तीनों को देख लो। अपने पास स्कैंडियम +3, स्कैंडियम +2, स्कैंडियम +3, स्कैंडियम +2, देख ले भाई। स्कैंडियम +3 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3d 0, 4s 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। हाँ, लेट हमेशा पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, और कुछ नहीं। 4s से पहले निकालेंगे, 4s से पहले निकालेंगे, 4s से पहले निकालेंगे, फिर 3d से, फिर 3d से निकालेंगे। पहले 4s से, फिर किसको निकालेंगे? 3d से निकालेंगे, और कुछ नहीं। 4s से फिर 3d से। ओके। अब किसने बोला सर गेन करते टाइम क्या होगा? गेन करते टाइम भी आउटर मोस्ट में, गेन करते टाइम भी अरे भाई तेरे सीधी सी बात है ना यार, जब भी तुम्हारे पास कोई आएगा जाएगा तो तुम हमेशा बाहर वाले से निकालने की कोशिश कर रहे होते हो, बाहर वाले से निकालने की कोशिश कर रहे होते हो सर। दूसरे से निकालने की कोशिश नहीं की जाती है, वही वाली चीजें यहाँ पे है। अब किसने बोला सर इलेक्ट्रॉन आएगा तो? एक मिनट देखना, इलेक्ट्रॉन आने का केस देख लो। इलेक्ट्रॉन के आने का केस देख लो, इलेक्ट्रॉन के आने का केस देखना, एक मिनट देख ले भाई। ये देख, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p, सर कितना? 2p4। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स के आने का रूल देखना, आने का रूल देखना। अगर ऑक्सीजन -1 हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया। एक इलेक्ट्रॉन कहां आएगा सर? एक इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? बाहर कौन है सर? यही है इसके अंदर, मतलब अभी है ना 2p4 है। 2p4 मतलब क्या है सर? 2p4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप ऐसे ही बनाएंगे ना
सर अभी खाली है स्पेस, यस सर स्पेस खाली है, तो किधर आएगा, 2p में आएगा, किधर आएगा 2p, हमेशा आते टाइम भी किस में आएगा, ऑक्सीजन -2, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या होगा 1s2 2s2, 2p क्या हो गया 6 हो गया, 2p क्या हो गया 6 हो गया, तो ऑक्सीजन -2 तक आएगा। तो याद रखना आने के लिए भी और जाने के लिए भी, आने के लिए भी मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो भी आउटर मोस्ट में, इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो भी आउटर मोस्ट में, ठीक है ना। हाँ एक सिंपल सा लॉजिक है। अब कोई बोले नहीं सर ऑक्सीजन -3 हो गया, तो ऑक्सीजन -3 मतलब फिर से क्या हो गया सर, इलेक्ट्रॉन जब आप लूज करते हो सर गेन करते हो तो फिर आपको ही पता है ये पूरा फिल हो चुका है, ये पूरा फिल हो चुका है, तो इसमें क्या होगा 3s1, क्या हो जाएगा 3s1। हाँ यार एक बंदा ने सही बोला, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करते टाइम ऑब्बव, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं तो उसी को तो बोलेंगे ना। इलेक्ट्रॉन्स फिल, यहां गेन गलती से लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने का हमेशा रूल याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो लॉस होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज टेक्स प्लेस इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हमेशा आउटर मोस्ट होगा। जैसे देखना आयरन है, चल आयरन की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, आयरन 26 है, एक एग्जांपल और देख, 26 को लिख के देखो, पहले तुम लोग एक काम करो, लिखो आयरन का 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो आप, आयरन +1 लिखना बेटा, ट्राई करो, ट्राई तो करो, +2 ट्राई करो, आयरन +3 ट्राई करो, सर सब कुछ ट्राई करके देख लो, आप ट्राई करके देखो, लिखो इसके अंदर कितना हो जाएगा 25, इसके अंदर कितना हो जाएगा सर 24, इसके अंदर कितना हो जाएगा 23। याद रखना आते टाइम और जाते टाइम दोनों के टाइम पे रूल अलग अलग होगा, आप पहले लिख के देखो फिर मुझे बताना चारों में से कितने सही कितने गलत हो रहे। आप आराम से टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से टाइम लो, सोच लो एक बार कैसे कैसे जाएगा, पहले एस से जाएगा किससे जाएगा सोचो, फिर आंसर निकालते हैं, मैं आपको आंसर मैच करवा दूंगा, डोंट वरी, जल्दी। जल्दी अभी बेटा चैट सेक्शन अपना अपना बंद कर लो, हमारे यहाँ बहुत सारे स्पैमर्स पैदा हुए हैं, ठीक है ना। 1s2 इसको फिल करेंगे, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, यही होगा ना शायद। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां कहां से जाएगा, खुद से सोचो, इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां से जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा भाई साहब, पहला इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, खुद से सोचना, मुझे अपना अपना टाइम ले लो बेटा, अभी मेरा से आंसर मत मैच करना, आप पहले खुद से सोच लो फिर मेरे से आंसर मैच कर लो। सर पहला इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा ये देख लो, आप अपना अपना खुद से सोचो और उसके हिसाब से निकाल के देखो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा। फिर अब जब कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, जब ये भी खत्म हो गया तो अब इसके बाद डी में कहां से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। देख ले भाई, अब देखना, अब बताना कितने लोगों का कितना सही कितना गलत आ रहा है, ये चैट में अब बताओ चारों में से चारों कितने लोगों के सही हो रहे कितने गलत आ रहे, दो सही एक सही दो सही कितने गलत आ रहे, चारों के चारों में से कितने सही कितने गलत आ रहे, गलती कहाँ हो रही है किस टाइप की हो रही है, 3 सही हो रहे हैं 4 सही हो रहे हैं 2 सही हो रहे हैं जितने भी हो रहे हैं। हाँ सर जब आप एक बात बताओ ना, पहले आउटर मोस्ट से निकालोगे, अब आउटर मोस्ट से निकल गया तो भाई अब 3s में 3p में और 3d में सबसे पहले किससे निकलेगा, आउटर में कौन होगा 3d होगा ना, तो 3d से निकालेंगे, 3p से क्यों निकालेंगे यार। एक बात बता, आउटर मोस्ट मतलब पहले ये आउटर मोस्ट था, उसके बाद इन तीनों में, अब कोई बोला सर इसमें 3p से क्यों नहीं निकाल दे, एक बात बता 3s 3p 3d में आउटर मोस्ट बाहर की तरफ कौन है 3d है, तो उसको निकालेंगे भाई, ठीक है गुड। चलो जिन लोगों के दो भी सही हुए हैं, दो से ज्यादा जिन लोगों के सही हैं दो हैं, दो कम से कम सही होने थे, यहां तक तो सही होने थे, ठीक है अभी बार बार रिपीट किया जा रहा है इसलिए अब देख लेना यहां पे। अच्छा चलो एक चीज और बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, मुझे एक बात बताना यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, अगर तुमसे कोई पूछ दे कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं,
तो इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ये कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड है तो पेयर्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है पेयर्ड है, ये भी फुल्ली फिल्ड है पेयर्ड है, ये भी फुल्ली फिल्ड है पेयर्ड है, ये भी फुल्ली फिल्ड पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे? अनपेयर्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे? 3d6 को कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सर आयरन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इसके अंदर 4 हैं। अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है? जिसकी पेयरिंग नहीं हो रखी है, जिसकी पेयरिंग नहीं हो रखी है। सर अनपेयर्ड मतलब पता ही है आपको ज्यादा अच्छे से, कुछ लोग तो यहाँ इसीलिए पेयरिंग वाला बना के बैठे हुए पीडब्ल्यू को ना, कुछ लोग तो इसी के लिए आते हैं पेयरिंग हो जाए। पूछ रहे होते हैं तुम कहाँ से हो, अपना अपना एड्रेस बता दो, ठीक है, उनको पता ही नहीं है। अगले वाले में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आयरन और आयरन प्लस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? देखना, इसमें अनपेयर्ड का चांस है ही नहीं क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन सर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां मिल गया? 4s में मिल गया। और सर यहां पे 3d6 है, 3d6 है तो 1 2 यहां पे भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए? यहां पे भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए? 5 मिल गए। देख लो यहां कितने मिल गए? 5 मिल गए। 4s1, अरे सर ये हाफ फील्ड है तो आधा फील्ड है तो अनपेयर्ड है ना भाई। मुझसे किसने पूछ दिया? देख क्वेश्चन पूछने वाला या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा या फिर तेरे से ये पूछेगा कि भैया बता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं तेरे पास। बताता रहा भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? अगले वाले में क्या होगा? अगले वाले में भैया 4s का पूरा सफाया हो चुका है। जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसके कारण है? वो किसके कारण है? 3d के कारण है। और 3d6 में आपको भी पता है 3d6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। एंड द लास्ट वन में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊं तो लास्ट वन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो एग्जाम हॉल में एक तो क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होता है या फिर आपसे ये सब पूछा जा सकता है कि सामने वाले का बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने नहीं है। तो 4 5 ऐसे करके निकाल दो। कोई बोले कि सर कैसे? अरे भाई तू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, निकालते टाइम चेक करके देख ले। अब तू बोलेगा सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने से तुझे क्या फायदा है? तुझे ही पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही सबसे ज्यादा परेशान करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है। जैसे हमारी हालत क्लास में हमारा स्पैमर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कहीं ना कहीं। पेयरिंग जरूरी नहीं है बेटा। एक बंदा बोल रहा है पेयरिंग सर करवा दो। भाई पेयरिंग जरूरी नहीं है कि अपोजिट अपोजिट जेंडर वाले अपोजिट दोस्तों के साथ ही हो। पेयरिंग जो होती है ना पढ़ाई के साथ भी हो जाती है। यही तो दिक्कत होती है हम लोग के साथ ना। हमें यही लगता है कि सर हमारा मतलब जो मतलब इंटरटेनमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब कुछ। भाई अपनी दोस्ती अभी पढ़ाई के साथ कर ले, 2 साल बाद डॉक्टर बन जाएगा। और नहीं तो अगले साल तो फिर मैं तुझे मिल ही जाऊंगा। हाँ फिर से तू वही बोलता रही हो कि सर गलती हो गई है, क्या ही करेंगे। देखो एक बोल रहा नेहा कैसी है, ठीक है। Fe+2 में एक्सेप्शन कहां से आएगा? कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां जंप कराओगे तो कोई फायदा तो होगा नहीं ना, कोई फायदा तो होगा नहीं। सर आगे जा सकते पीछे नहीं आएंगे, नहीं नहीं आगे जा सकते पीछे नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ पढ़ाई से पेयरिंग कर ले भाई, पढ़ाई से पेयरिंग कर ले। ध्यान से देख मैंने तुझे क्या बोला, अब देखना। मैं एटम्स की एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ चुका हूं, ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ चुका हूं, ठीक है। हाँ भाई एक एंजल प्रिया भी है, वो 8 बजे आएगी भाई, तू चला जियो 8 बजे बात करने के लिए उससे आ जियो। यहाँ तो मैं मतलब यहाँ तो छोड़ो, इस बैच में एक दिन मतलब मुझे मुझे किसने बोला, मैंने कहा सर अलग सर को ही बोला, मैंने कहा सर जाके आप बैच में देखो क्या चलता है हमारे बैच में। तो अच्छी दिन अच्छे अच्छी क्या थी कि सर गए रात में तो देखा उन्होंने कि शानदार मतलब इतनी शानदार पढ़ाई चल रही है चैट ग्रुप में कि मतलब ऐसा चैट में चल रहा है, शानदार पढ़ाई चल रही है। वो भी बोले बहुत सा प्राउड ऑफ यू अर्जुनास। मैंने कहा वो पढ़ने वाले बस आते वो चले जाते, ये वाले जो है ठीक है ये थोड़े अलग है, ठीक है। उनको ही लगा कि अच्छा ये चल रहा है। मैंने कहा हाँ 11th क्लास है ये देखो। रिपीटर वाले से सोचो वो बेचारे डर डर के जी रहे होते जबकि वो 12th पास हैं, उनकी लाइफ में उनको ज्यादा मतलब उनको कोई घर वाले सुनाने को है। वो बेचारे मतलब सोच समझ के बात करते हैं कि नहीं यार। यहाँ मैं देख रहा होता हूँ रात में चल रहा होता है कि भाई साहब गल अलग लेवल पे चल रहा होता है, ठीक है। ठीक है हाँ चलो देखते हैं। एक बोल रहा है कि नहीं सर आप बेकार पढ़ाते हो, हाँ भाई बात तो सही है।
कोई दिक्कत नहीं, हमें तुझसे अप्रूवल चाहिए ही नहीं भाई, हमें अप्रूवल नहीं चाहिए तेरे से नहीं चाहिए। यहाँ पढ़ने वाले हैं उनको पता है कैसे होगा, ठीक है, वो अपना अप्रूवल लेके चले जाते हैं। बाकी हाँ, तो नेहा से और जो भी अपने पास टीचर है, जो भी मतलब अपना लग रहा है, एक तो भी पूछ रहा था कि तुम कहाँ से हो, बंगाल से हो तो हाई करो, मतलब सोचो कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस देखो भाई, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस तो भाई किसी को नहीं होता एक्सेप्ट स्पैमर। और स्पैमर्स के लिए पता है ना, आज से एक जोक याद रखना, स्पैमर्स का बर्थडे क्यों नहीं आता, पता है ना क्यों? क्योंकि स्पैमर्स का जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो अब देखो ध्यान से, हाँ ध्यान से सुनना, मैं ये बोल रहा हूं अब क्या होता है कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो जैसे अब तुम्हारे अंदर अभी बहुत सारी एनर्जी है, सीधी सी बात है, जैसे एक एक बंदा बोल रहा था और हम रिपीट करेंगे तब पढ़ेंगे। एक बात बताता हूँ, जितने भी टॉपर्स हैं ना, नीट के जो टॉपर्स हैं, जितने भी नीट के रैंक 1 वाले बच्चे हैं ना, लास्ट 4-5 साल का उठा के देख ले, नीट रैंक 1 जो होता है ना, 11th-12th वाला बच्चा ही होता है। क्योंकि तेरे पास 2 साल है, जो तू इतने आसानी आसानी से एक एक चीज पढ़ रहा है ना, वो चीज मैं लपेट देता हूँ भाई। वो चीज अगर ट्रिप्टर बैच में चलेगा तो वहां तेजी से चल रहा होता है, कि भाई वहां पे तुम्हारी तरह ये टाइम पास चल नहीं रहा होता है कि हाँ कैसे हो क्या नहीं चल रहे हो, वहां पता होता है, भूख लगी होती है कि भाई करना है, ठीक है। तो ये नीट का टॉपर होता है ना, 11th-12th वाला ही बच्चा होता है, तो तुम भी उनमें से बन सकते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि अपना रैंक 1 वाला बैच बन सकता है। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा देख के लगता है नहीं भाई, ठीक है, ये बच्चे अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है। चलो हाँ देख भाई क्या बोल रहा हूँ, एक होता है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर, किसी एटम का मैग्नेटिक नेचर बता सकते हो कैसे? मैग्नेटिक नेचर 2 टाइप के होते हैं किसी भी एटम के अंदर, एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ये को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और एक होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक 2 टाइप के नेचर होते हैं हमारे अंदर, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर्स होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि ये क्या होगा, ये वीकली अट्रैक्टेड होगा। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो ये वीकली अट्रैक्शन दिखाएगा, वीकली अट्रैक्टेड टू आर्ट्स, वीकली अट्रैक्टेड टू आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर रखोगे तो उसके साइड अट्रैक्शन दिखाएगा, उधर की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। पैरामैग्नेटिक मतलब सर कोई भी कंपाउंड क्या होगा, इसके लिए कंडीशन याद रखना, कोई भी एलिमेंट कब पैरामैग्नेटिक होता है इसकी कंडीशन याद रखना, वीकली अट्रैक्टेड होगा। और पैरामैग्नेटिक में कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि कम से कम, मिनिमम, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट। कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, आप पैरामैग्नेटिक नेचर दिखा पाओगे। कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, तभी आप क्या दिखा पाओगे, पैरामैग्नेटिक दिखा पाओगे। तुम सब लोगों ने शायद अभी तक ये सोचा नहीं होगा, सब लोगों ने ये सोचा नहीं होगा, ये देखो आयरन, आयरन में देख लेना बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तुमने सुना होगा ना, आयरन कहीं भी किसी भी फॉर्म में आयरन को लेके आओ वो हमेशा अट्रैक्टेड रहेगा, हमेशा अट्रैक्टेड रहेगा। क्यों अट्रैक्टेड रहेगा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है भाई, हमेशा अट्रैक्टेड बैठा हुआ है, हमेशा। क्यों? क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या हो गया कि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो याद रखना पैरामैग्नेटिक कौन है। ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन बता पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? ऑक्सीजन क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसी को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और डायमैग्नेटिक क्या है, ऑब्वियस है भाई साहब, इसका अपोजिट। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये वीकली रिपेल्ड होगा। ये क्या होते हैं, ये वीकली रिपेल्ड होते हैं, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इनको मैग्नेटिक फील्ड देखते ही अपने को टेंशन आ रहा है, सर कौन जाएगा, फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करे, ठीक है। इनकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या होती है कि सर ये कौन से लोग होते हैं, कंडीशन क्या होती है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्रेजेंट। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, ऑल इलेक्ट्रॉन्स शुड बी पेयर्ड। सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो ही हम लोग क्या बोल देते हैं, डायमैग्नेटिक बोल देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायमैग्नेटिक बोल देते हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक, उसका कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी क्या है कंडीशन, उसकी कंडीशन है वो क्या होगा, अट्रैक्टेड रहेगा। वो क्या रहेगा, अट्रैक्टेड रहेगा। जैसे अब तुम सिंपल सा सोचो, अब तुमसे कोई पूछ दे कि सर सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है और नियॉन है, इसमें से देख लो सोडियम क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1।
और इसका देखना 1s2 2s2 2p6। सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब मुझसे बताओ सोडियम और इसमें कौन पैरामैग्नेटिक है, सोडियम है या नियॉन है? जल्दी जल्दी बताओ, सोडियम है या नियॉन है? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? सोडियम होगा या नियॉन होगा? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? सोडियम और नियॉन में क्या होगा, कौन सा आंसर आएगा? सर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होगा? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फुल्ली फिल्ड में अनपेयर्ड नहीं आता। 3s1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कौन क्या होगा ये? सर पैरामैग्नेटिक होगा। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और ये भाई साहब क्या होंगे? डाईमैग्नेटिक होंगे। ये भाई साहब क्या होंगे? डाईमैग्नेटिक होंगे। तो ये पैरामैग्नेटिक, ये डाईमैग्नेटिक। देख लो कितना डिफिकल्ट है भाई। हार्ड देख रहे हो, हार्ड हार्ड चल रहा है यहाँ पे, ऐसे हार्ड हार्ड चीजें चल रही हैं। अब लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तभी निकाल पाओगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या दे देगा तुमसे? क्वेश्चन क्या दे रहा होगा कि सर अच्छा एक बात बताओ, चलो अब कोई पूछे सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तब तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा या क्या होगा? तो मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर, जैसे होता ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मान लो किसी, अब जैसे एक बात बताओ, किसी के पास 4 अनपेयर्ड है, किसी के 5 है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मेजर करने का एक तरीका होता है। उसी को हम लोग एक नाम दे देते हैं और उसको बोल देते हैं मैग्नेटिक। अपने पास ये देखो एक वर्ड लिखा जाता है मैग्नेट, पैरामैग्नेटिज्म। इज पैरामैग्नेटिज्म जो होगा, पैरामैग्नेटिज्म जो होगा इज मेजर्ड इन, पैरामैग्नेटिज्म इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, पैरामैग्नेटिज्म को मेजर करने के लिए हम लोग एक वर्ड निकालते हैं कि भाई किसके पास कितना पैरामैग्नेटिक चीजें हैं, किसका कितना पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट से मेजर करते हैं। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक मोमेंट है क्या? मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का तरीका, मतलब कौन कितना पैरामैग्नेटिक है वो कौन बताएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला देखना क्या होता है, n इंटू n प्लस 2, और ये क्या लग जाएगा? बोर्स मैग्नेट्रॉन। इसी को बोर्स मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट है बोर्स मैग्नेट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं bm। ये bm क्या है? यूनिट है, यूनिट है, यूनिट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, यूनिट ऑफ बोर्स मैग्नेटिक मोमेंट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो याद रखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट का एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, म्यू जो होगा अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm। bm क्या है? और where n is नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं इनटू क्या कर दो? n प्लस 1 निकाल दो। पैरामैग्नेटिज्म, कोई पूछे ना कितना पैरामैग्नेटिक है, अगर किसी के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 इंटू 1 प्लस 2 पुट करके निकाल दो, ठीक है ना? 1 प्लस 2 पुट करके निकाल दो, हो जाएगा। श्योर हो तो ये देख ले भाई, जब भी तुमसे कोई पूछ दे ये देख ले, अपने पास कोई पूछ दे सर एक बात बताओ, अभी आप बात कर रहे थे उसके बारे में, आप मान लो आयरन प्लस 2 के बारे में, या हम क्रोमियम ले लेते हैं, चलो क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम क्या था? 24। ध्यान से देखना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। लेकिन हमने करेक्शन कर लिया था क्रोमियम में, क्रोमियम में करेक्शन क्या किया था? 4s1 कर दिया था और 3d क्या किया था? 5 कर दिया था, यही किया था, 4s1 कर दिया था और 3d क्या किया था? 5। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, अगर इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, 4s में कितना अनपेयर्ड है? 4s1 मतलब क्या हो गया? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3d5, 3d5 मतलब क्या हो गया सर? 1 2 3 4 5, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो सर अगर तुमसे क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट कोई पूछ देगा, क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट कोई पूछ देगा, तो 6 प्लस 2 इंटू क्या कर दोगे? bm पुट कर दोगे। अरे जितना भी आए 6 इंटू 8 कितना हो गया? 48 bm आ जाएगा, यही लिखोगे ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूं, मुझे अगला क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ। अब मुझे अगला क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, मुझे पता चल जाएगा कि आज की क्लास तुमने कितना फॉलो किया है। मैं अगर तुम्हें बोलता हूं क्रोमियम प्लस 3 का, चलो निकालो, क्रोमियम प्लस 3 के अंदर निकाल के दिखाओ, क्रोमियम प्लस 3 के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कितना होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट? निकालो भाई जल्दी निकालो, क्रोमियम प्लस 3 के अंदर कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट? निकालो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो क्रोमियम प्लस 3 के अंदर, क्रोमियम प्लस 3 के अंदर।
अरे भाई, वैल्यू नहीं निकालनी है, और वैल्यू निकालने के लिए उसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। √49 की वैल्यू कितनी होती है? 7, तो इसकी वैल्यू 7 से थोड़ी कम हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू क्यों निकालनी है भाई? टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने में? क्रोमियम +3 का निकाल भाई, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं जो बता दिया वो नहीं चाहिए मुझे। क्रोमियम +3 में निकालो। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिया गया है। क्या हो जाएगा? मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता हूं पहले। 3s2, 3p क्या हो गया? 6। पहला इलेक्ट्रॉन तो यहां से चला गया तो 4s0 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, और 3 है ना, तो 3d से कितना चला जाएगा? 2, तो कितना हो गया? 3d से 2 चला गया तो 3 आ गया। 3d3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3d3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो सर मैग्नेटिक मोमेंट बहुत सिंपल सा है, 3 + 2 bm। और ये वैल्यू मुझे जहां तक दिख रही है √15 bm हो जाएगा, √15 bm हो जाएगा। तो जो लोग भी क्लास कर रहे हैं भैया, आपको पता है क्या करना है। √15, 3 × 5 कितना हो गया? 3 × 5 15 हो गया, निकाल दो। तो √15 करके आंसर निकाल दे भाई, तेरे ऊपर मर्जी है, हो जाएगा। श्योर हो तो मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हो। आज देख लो, छोटे छोटे पॉइंट कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट सीखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन सीखा, हुंड्स रूल सीखा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सीखा, मैग्नेटिक नेचर, कोई एटम कहां अट्रैक्ट होगा, कब नहीं होगा, कौन कितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तुमसे यह पूछा जा सकता है कि पैरामैग्नेटिज्म किसका ज्यादा है, क्रोमियम का या क्रोमियम +3 का? किसका पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, या कौन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा? कौन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, क्रोमियम या क्रोमियम +3 में कौन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही होगा ना। क्या होगा? कौन ज्यादा अट्रैक्टेड होगा? चलो बताओ, कौन ज्यादा अट्रैक्टेड होगा? कौन ज्यादा अट्रैक्टेड होगा भाई? कौन सा होगा? क्या होगा? क्रोमियम, ऑब्वियस है ना, उसके क्या पास है? उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा। इसके कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कम अट्रैक्शन शो करेगा। निकाल दो भाई। अब ये क्वेश्चंस आपके ऊपर है, आप मेहनत करोगे, आप क्वेश्चंस करोगे, डीपी करोगे, निकालते रहो। डीपी करो, निकालते रहो। डीपीपी का सॉल्यूशन बेटा इस चैप्टर का आना शुरू हो जाएगा सैटरडे संडे तक, आपके सारे डीपी का सॉल्यूशन आ जाएगा इस चैप्टर का। उसके बाद मूल कॉन्सेप्ट का शुरू होगा, डोंट वरी, मूल कॉन्सेप्ट का ही डीपी भी आएगा, उसका भी सॉल्यूशन मैं गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया ये सब चीजें सर। सिंपल सी बात कर लेते हैं, ऑर्बिटल्स के शेप पढ़ने से पहले हम लोग सिंपल सा एस सब सेल, पहले एस सब सेल की बात करते हैं। एस सब सेल के बारे में बात करें तो एस सब सेल का जो शेप होता है, एस सब सेल का जो शेप होता है, एस सब सेल का, उसमें एस सब सेल के अंदर
m की वैल्यू थी -1 0 +1। यही था सर। sp सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, ध्यान से देख। तीन एक्सिस पड़े होंगे 10 तक, एक्स वाई जेड, तो वैसे ही जेड एक्सिस। वही काम आप किस पे कर दो, वही काम आप किस पे कर